नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो नहीं जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम किसी सर्कुलर पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम थोड़े शॉर्ट में पूरा एसआरए क्या है उस विषय में चर्चा करेंगे। क्या सुबह से मुझे तकरीबन 50 फ़ोन आए, हर जगह एनेक्शन 2 और बायोमेट्रिक सर्वे पात्रता के विषय में ही बातचीत हुई मेरी। तो आज एक शॉर्ट वीडियो, जो भी शॉर्ट वीडियो का मतलब शॉर्ट तरीके से मैं पूरा एसआरए में समझाना चाहता हूँ कि एसआरए के विषय में जो भी जानकारी, एसआरए क्या है, तो स्टेप वाइज में समझाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले स्टेप होता है बायोमेट्रिक। जैसे लोगों ने आज बहुत सारे लोगों ने मुझे बायोमेट्रिक के बारे में पूछा, तो बायोमेट्रिक के अंदर जहाँ पे नए एसआरए हो रहे हैं, तो बायोमेट्रिक हो रहे, तो बायोमेट्रिक में आप सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है प्रॉपर तरीके से पहले से ही उसको बंच बना के रख लीजिए, ताकि जब भी सर्वेयर आए आपके यहाँ पे, तो आप उनको वो डॉक्यूमेंट दें। अब वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी 2000 के पहले के झोपड़े हैं और 2000 के पहले से रह रहे हैं, तो उनके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 या 3 डॉक्यूमेंट अथेंटिक है, और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली इतने डॉक्यूमेंट भी देंगे तो आपकी पात्रता हो जाएगी। तो ज़्यादा लंबी कतार डॉक्यूमेंट की लगाने की जरूरत तो नहीं है। जिसमें मैंने बताया कि सबसे पहले तो एक आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल सर्टिफिकेट, वो आप लगाइए। आइडेंटिटी कार्ड का जीरोक्स दीजिए, और आपका लाइट बिल एक 2000 के पहले का और एक रिसेंट का दीजिए। अगर 2000 की सर्वे पावती है तो वो अटैच कीजिए। उसके अलावा आप अगर लगाना चाहते हैं रेंट रिसिप्ट लगाना चाहते हैं तो रेंट रिसिप्ट लगाइए, नहीं तो इतने डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी है पात्रता के लिए, जो कि सरकारी अधिसूचना में दिए गए हैं कि मोस्टली कम से कम 2 डॉक्यूमेंट आपके प्रूव करना चाहिए कि आप वहाँ पे रहते थे और रहते हैं। तो 2000 लोग वालों के लिए ये इनफ हो जाएगा, तो उनकी पात्रता वहाँ पे सुनिश्चित की जा सकती है इन डॉक्यूमेंट। और उसके बाद जिन्होंने 2000 के बाद डॉक्यूमेंट खरीदे हैं, घर खरीदे हैं, और 2000 के पहले से झोपड़ी है, मतलब वहाँ पहले कोई और रहता था, अब आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके अंदर आप सबसे पहले तो आपका जो भी आपने खरीदी बिक्री किया है उसके डॉक्यूमेंट्स, पहले वाले के जो भी लाइट बिल्स है, उनके जो भी मतदार यादी में है, वो आप हो सके तो उसका उतारा ले लीजिए पहले वालों का। आपका भी एक उतारा उतार लीजिए। फिर उसके बाद आपने जो लाइट बिल ट्रांसफ़र कराया, वो लाइट बिल आपका रिसेंट का भी दे देंगे तो भी चल जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपका मतदार यादी, आपका जो लाइट बिल है, और पहले वालों को डॉक्यूमेंट, वो क्रम वाइज लगा के उनको सपोर्ट दें, तो आपकी पात्रता होगी। लेकिन आपकी पात्रता में आपका जो ट्रांसफ़र चार्जेस है, जैसे रेसिडेंशियल 40,000, तो कॉमर्शियल 60,000, ये आपको भरने पड़ेंगे। और वो भी कब, जब सक्षम प्राधिकारी जब फाइनल करेंगे तो आपको लेटर देंगे। बहुत जगह पर डेवलपर ही भर देते हैं, तो बोलते हैं कि भाई आप मत करो, हम भर देते हैं, तो वो भी हो सकता है। और नहीं तो आपको वहाँ पे करेंगे तो आपकी पात्रता निश्चित की जाएगी। अब दूसरा आता है कैटेगरी 2001 से लेकर 2011। तो जिसके भी डॉक्यूमेंट एक 2000 के बाद के और एक 2000 के पहले के हैं, तो उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइट बिल, मतदार यादी, वो डॉक्यूमेंट लगाए कि 2 डॉक्यूमेंट भी रहेंगे तो आपकी पात्रता सचमुच में हो जाएगी। और आपको 2.5 लाख रुपया भरना है, वो भी कब, जब आपका अलॉटमेंट होगा तब, तो उसमें सचमुच में आपकी पात्रता हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक जहाँ भी नया स्कीम हो रही, बायोमेट्रिक हो रही, मैं पुराने स्कीम में नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों पुराने स्कीम में आपकी बायोमेट्रिक की वजह से
यदि वहाँ के कुछ झोपड़े टूटे हैं और अगर बाहर हैं तो वो बेघर हो जाएंगे। तो वहाँ पे एनेक्शन री वेरीफाई करना चाहिए, ना कि बायोमेट्रिक। तो दूसरा सर आता है आपका एनेक्शन 2। एनेक्शन 2 बनने के बाद एनेक्शन 2 फाइनल होता है। उस एनेक्शन 2 में पात्र अपराध जो भी होता है उसका पब्लिकेशन किया जाता है सर्कुलर 66 के हिसाब से, उसका पब्लिकेशन होता है। और जिसके भी अपात्र झोपड़े हैं वो अपना जोड़ पत्र 3 और 4 भर के सक्षम प्राधिकारी को डॉक्यूमेंट लगा के दे। यदि वहाँ से आपकी पात्रता नहीं होती तो उनसे रिटर्न आदेश मांगे कि सर मुझे आदेश दीजिए, मैं अपील में जाऊँ। क्योंकि 2024 में जो भी जीआर आया है तो जीआर में ये दिया गया है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी का अंतिम आदेश नहीं आता है तब तक कोई भी अपील आप एडमिट मत। तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी बोलिए कि सर आप रिटर्न ऑर्डर निकालिए तो हम अपील को मूव करते हैं। तो सेक्शन 35 में आप अपील में जा सकते हैं। अब उसके बाद आता है सोसाइटी का इलेक्शन। तो दोस्तों जैसे ही आपका यहाँ पे जैसे ही आपका एनेक्शन 2 फाइनल होता है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप लोग सबको यूनिटी में आके एआर के पास कंप्लेंट फाइल करना है कि भाई हमारा एनेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है, पब्लिकेशन हो चुके हैं, तो अब सोसाइटी के एक संसाधन सवाल बुलाए जाए और हमारा इलेक्शन किया जाए जिससे हम नया चीफ प्रमोटर का चुनाव कर सकें। तो ये एक रूल है। फिर उसके बाद जब आपका एनेक्शन 2 जब डिप्टी कलेक्टर यहाँ से फाइनल हो जाता है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाता है। वहाँ पे आपको एलओआई मिलती है। एलओआई की जो कंडीशंस होती है उस कंडीशंस के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अभी अगले सप्ताह में मैं एलओआई की कंडीशंस पे 3 या 4 वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा मैं, ताकि उसका लेंथ कम रहे और आप उसको समझ सके। तो जिसके अंदर मैंने बताया 70 से 80 जो भी नियम दिए गए, कंडीशन नियम नहीं शर्तें जो डेवलपर पे लागू होती है उसके विषय भी मैं आपको समझाऊंगा। और उससे बहुत सारी चीज़ें आपके फायदे में भी है कि आप ये पता कर सकते हैं कि क्या डेवलपर ने ये शर्तें पूरी की है या नहीं। अब दोस्तों उसके बाद आता है IOA, इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल। तो अप्रूवल के समय उनकी भी कुछ कंडीशंस होती है IOA में। वो कंडीशंस की पूर्तता करने के बाद वहाँ पे डेवलपर डेवलपमेंट के लिए प्लान पुटअप करता है। अब दोस्तों यहाँ भी आपको नजर रखना कि जैसे ही प्लान पुटअप होता है तो आपको आरटीआई मार के पूछना है कि क्या प्लान के अंदर में सर्कुलर 140 का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। और ये मोस्टली मैं उन दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ जिनका कॉमर्शियल है, जिनका अनिवासी है। क्योंकि मैंने पहली हर वीडियो में बताया हूँ दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो भी झोपड़ी धारक है उनका जो अलॉटमेंट है वो अंतिम चरण में होता है। स्कीम के उसी मिलने के बाद उनका अलॉटमेंट होता है, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद। और जो दुकानदार है उनका सीसी मिलने के पहले ही उनका क्लियरेंस हो जाता है कि उनकी दुकानें कहाँ मिलने वाली है। प्लान के ऊपर उस गालों पे उनका एनेक्शन नंबर और वो उस अनिवासी झोपड़ी धारक की सिग्नेचर लगती है। और जब तक ये सिग्नेचर्स नहीं होगी प्लान आगे कोई भी फर्दर अप्रूवल ना दिया जाए। ये नियम है सर्कुलर 140। तो इस पे हर अनिवासी झोपड़ी धारक इस पे ध्यान दे, कहीं आपके साथ गलत तो नहीं किया जाए। तो आप उसमें आरटीआई डाल के पूछ सकते हैं कि सर ये प्लान जो आपने किया है तो प्लान के अंदर मुझे प्लान की कॉपी दिया जाए और सर्कुलर 140 का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। वो आप प्लान लेने के बाद, अब प्लान दोस्तों आपको पूरी बिल्डिंग का प्लान लेने की जरूरत नहीं है। आप उस जो जन सूचना अधिकारी है उनको ये बोलिए कि सर प्लान का मुझे इंस्पेक्शन दीजिए और जहाँ पे रिहैब का टेनामेंट का एनेक्शन नंबर दिया रहेगा वही प्लान आपको लेना है और उस पर देखना है क्या आपने सिग्नेचर किया है या नहीं किया है। अगर आप लोगों के सिग्नेचर्स वहाँ पे नहीं है आप तुरंत कंप्लेंट फाइल कीजिए पूरी मेजोरिटी के साथ में, हर कॉमर्शियल वाले के साथ, ताकि ये एक का मैटर नहीं सबका मैटर है।
तो आप वहाँ पुटअप कीजिए कि सर हमारे अधिकारों का हनन किया गया है, हमारी दुकानों के विषय में यहाँ पे हमसे कोई पूछताछ नहीं हुई, ना हमको बताया गया, और प्लान कैसे अमेंडमेंट हुआ। तो पहले प्लान के अंदर हमारी सिग्नेचर लेने के लिए डेवलपर को बोलिए और प्लान अमेंडमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद कमिटमेंट सर्टिफिकेट, कमिटमेंट सर्टिफिकेट मिलती है जो बांधकाम करने का प्रमाण पत्र, जो ताकि बिल्डर बांधकाम कर सके, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि सीसी का मतलब क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, उसको मैंने बताया। अब उसके बाद दोस्तों ये होता है ट्रांजिट रेंट। जब प्लान पुटअप करता है बिल्डर, सीसी के लिए जाता है, तब वहां पे उनको रूल है कि लोगों को खाली कराए। तो उस समय ट्रांजिट रेंट के बारे में होती है। तो ट्रांजिट रेंट मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। रेंट के विषय में आप पहले सोसाइटी अपनी कमेटी को पकड़िए, चाहे प्रपोज हो चाहे सोसाइटी, आप उनका घेराव करें और उनको बोलिए कि रेंट के ऊपर ठहराव मंजूर करें। तो भाई ठहराव मंजूर रेजुलेशन पास करें कि भाई इस एरिया में, इस लोकेलिटी में क्या रेंट चल रहा है, उस हिसाब से कितना रेंट हमारे एक झोपड़ीदारों को मिलना चाहिए, रेसिडेंस को कितना मिलना चाहिए, कॉमर्शियल का कितना होना चाहिए पर मंथ का रेट, और हर साल रेट जो भाड़े में कितनी, किराए में कितनी बढ़ोतरी की जाए, बिल्डर कितना बढ़ोतरी करके देगा, इस बारे में आप ठहराव जरूर करें। क्योंकि कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहेगा कि आपकी सोसाइटी के अंदर कोई भी भाड़े का करार हो। तो ये आपको सोचना है, आपकी जागरूकता ही आपकी जीत होगी। अगर आप जागरूक नहीं हुए तो और मुंबई कर जो आज मुझे जो फोन्स आते हैं वो भी भुक्तभोगी है, मैं भी भुक्तभोगी, कि मैं नहीं बताया सर हमारे यहाँ भी 6-6 साल के भाड़े नहीं मिले हैं, मेरे भी 3 साल के भाड़े बाकी हैं। तो उस तरह फिर आपको भी इसी कतार में फाइट करना पड़ेगा। ना आपकी सीओ साहब सुनने वाले हैं, ना एआर सुनने वाली है, ना हाई कोर्ट सुनने वाली है। लेकिन यदि आपका वहाँ पे ठहराव हुआ रहेगा दोस्तों, बहुत मान्य रखता है, बहुत मान्यता रखता है। उस ठहराव को कोर्ट भी इग्नोर नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों एक ऑर्डर्स आए हैं जिसके अंदर एक डेवलपर को सोसाइटी ने चेंज करवाया था, और 13-2 में उसको टर्मिनेट होने के बाद सोसाइटी में इलेक्शन होके एक नए डेवलपर को चुना गया। पुराने डेवलपर ने उस चीज में अपील फाइल की कोर्ट में कि भाई मेरा यहाँ पे पैसा लगा है, आप मुझे बाई करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो भाई आप नया डेवलपर नहीं ले सकते। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, जो वोट देके इनको चुना गया है, तो अगर इनको हटाया जाएगा तो उस लोगों के वोट का अपमान होगा। इसके लिए ये जो नए डेवलपर है, सोसाइटी ने बराबर चुना है, सोसाइटी का कार्य है, उसका अधिकार है, आपका जो भी खर्चा हुआ है वो नया डेवलपर आपको देगा। तो ये अभी रिसेंट में ऑर्डर आया है न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का आदेश है। तो दोस्तों इस लिए मैं हमेशा कहता हूँ सोसाइटी का घेराव कीजिए, क्योंकि ताकत आपके पास है। क्या ऐसा कारण है कि अब तादाद में 500, 1000, 200, 2000, 5000 रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर 25 लोग शासन करते हैं, और उन 25 लोगों का मुखिया और डेवलपर होता है। मेजोरिटी तो आपकी ज्यादा है ना, तो क्यों वो लोग शासन करते हैं? कारण दोस्तों एक ही है, क्योंकि आप यूनाइटेड नहीं हो। आप यूनाइटेड नहीं हो, वो 12, 15, 25 लोग आपको गुमराह कर रहे हैं किसी और के कहने पे। वो वहां से बिल्डर से पगार भी ले रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, आपके हक में कोई काम नहीं हो रहा। कुछ सोसाइटी है अच्छी, मैं ये नहीं बोलूंगा सब सोसाइटी खराब है, लेकिन जो सोसाइटी जो है प्रपोजल का रजिस्टर्ड हो, ये काम कर रही है, गलत कर रही है, लोगों के प्रति होना चाहिए। सोसाइटी क्यों बनाई जाती है? सोसाइटी लोगों से होती है, लोगों द्वारा होती है, लोगों के लिए। क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो कमेटी चुनी जाती है, वहाँ पे जो चीफ रिपोर्टर चुने जाते हैं, सचिव चुने जाते हैं, खजांची या अदर जो भी मेंबर कमेटी कार्यकारिणी मंडल चुना जाता है, कौन चुनता है? आप ही चुनते हो।
जन समुदाय चुनता है, सोसाइटी के जितने सभासद है वही चुनते हैं। तो फिर आप अपनी आवाज उन तक क्यों नहीं पहचानते? क्यों नहीं आप बैठ के करवाते कि नहीं मीटिंग लो और ये चीज करो? ये करवाइए। दोस्तों समय खराब है और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी अगर आप यूनाइटेड नहीं हो तो। एकता में ताकत होती है। दोस्तों अभी रिसेंट में एक कोर्ट का ऑर्डर आया है। उस कोर्ट के ऑर्डर में न्यायाधीश महोदय ने ऑर्डर दिया है कि ये जो मैटर है इसमें 210 का सर्कुलर लागू नहीं होता है। मैं बड़ा आश्चर्य हूँ। सरकार कानून बनाती है लोगों के लिए, तो जब कानून बना है तो लागू क्यों नहीं होगा? उस सर्कुलर में लिखा है कि इस स्कीम को लागू नहीं होगा या उस स्कीम को लागू नहीं होगा? भाड़े का मैटर बना है क्या? हर स्कीम को लागू होना चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। तो दोस्तों अगर आप यूनाइटेड हो तो आपका हक, आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा। आप अगर बिखर गए तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा। तो ये आप देख रहे हैं, न्यायालय को ये सोचना चाहिए कि झोपड़पट्टी के लोग जो हाई कोर्ट तक पिटीशन डाल रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। जहां उनको रेंट नहीं मिलती, झोपड़पट्टी में कौन रहता है? धन्ना सेठ है, करोड़पति लोग हैं। ज्यादा कोई आसामी होगा तो 10, 15, 20, 25 लाख का आसामी होगा, उससे बड़ा तो नहीं होगा कि कोई करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लेके बैठा है। और जिसके पास रहेंगे तो अकेला केस लड़ेगा, उसका काम हो जाएगा। आप कहाँ से लाओगे 5 से 10 लाख रुपया हाईकोर्ट लड़ने के लिए? क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा। लेकिन दोस्तों अगर आप यूनाइटेड हो, 500 लोग एक साथ में हो तो 1000 रुपए निकालोगे तो 1000 रुपये कहाँ कितना बनता है? 5 लाख रुपये। आप आराम से हाईकोर्ट लड़ सकते हो अच्छे काउंसिल को। फर्क पड़ता है। जहाँ एक आदमी 5 लाख खर्चा करे वहाँ 500 1000 रुपया खर्चा करता है एक आदमी 500 लोग। वो ताकत बनती है लोगों की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ यूनाइटेड हो जाओ, एकता बनाओ। आपस की रंजी से अपनी जगह है। एक बार आपका डेवलपमेंट हो जाए, आप अपने घर में आ जाइए, उसके बाद सोसाइटी में लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, तब आपको तीसरा व्यक्ति कोई भी बर्बाद करने नहीं आएगा या परेशान करने नहीं आएगा। लेकिन पहले जब ये चीज है, आपका अधिकार आपको मिलना है, तो पहले एकजुट होकर अपना अधिकार आपको जुड़ना पड़ेगा। नहीं जुड़े तो एक कतार में वही भविष्य वही हुआ, कतार में खड़े होके एसआरए के बाहर खड़े रहेंगे और वहीं बोलेंगे कि भैया 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सुनवाई होती है, ऑर्डर नहीं होता है। समझ रहे कि दोस्तों आज मैं 1 साल के लिए भाड़े के लिए एप्लीकेशन फाइल किया था 42 लोगों का, अभी 2020 में, जनवरी 2020 मार्च 13 मार्च 2020 को पहली सुनवाई आई और आज तक वो सुनवाई चल रही, लोगों को भाड़े नहीं मिले, जबकि भाड़े बाकी है 2018 से आज तक। तो दोस्तों ये अधिकारी है, ये उनके कार्यालय है, ये आपके लिए काम करने नहीं बैठे। आपके लिए क्यों काम करें? क्या फायदा होगा आपसे? आप चाय पिलाने के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब यूनाइटेड हो जाए। अगर एकता आपकी रहेगी तो ही आप जीत सकते हैं, वरना नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों ये चीज मैंने समझाया। अब उसके बाद समझिए सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, एलओआई मिलती है आपको। जैसे एलओआई आपकी निकली, आप लोग मेजोरिटी बना के एप्लीकेशन फाइल कीजिए एआर डिपार्टमेंट को, और आपके इनको सॉरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दीजिए और एआर डिपार्टमेंट को दीजिए और उनको बोलिए कि सर सर्कुलर 69 के आधार पे आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना है। आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कीजिए, दिया है ना।
कि भाई आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना है, सॉरी 169 के हिसाब से सोसाइटी रजिस्टर कराइए, यानी आपका एलओआई के बाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होना है। अब उसके बाद आपका आता है सोसाइटी का इलेक्शन। तो दोस्तों इलेक्शन जब आपके पास आएगा तो आपको एक चुप हो जाना है, अच्छे लोगों को चुनना है, ताकि वो जो अच्छे लोग हैं वो लोगों का विकास के बारे में सोचे, आपके बारे में सोचे और आपके द्वारा दी गए सजेशन के ऊपर काम करें। क्योंकि सोसाइटी एक की नहीं होती, सोसाइटी सबकी होती है, तो सबकी बातें सुननी होती है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आपके लोग जब आपकी सुनते नहीं, तो जो अच्छे काम के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है भाई ये काम होना चाहिए, तो आपको भी समर्थन करना चाहिए। अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो वो काम होगा नहीं। मेजोरिटी उसमें लाना पड़ेगा और वो चीज़ को फाइनल करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ इलेक्शन में आप अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए, ताकि आपकी सोसाइटी और आपका डेवलपमेंट साफ सुथरा डेवलपमेंट अच्छा डेवलप हो। उसके बाद बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के बाद ओसीसी, बिल्डिंग कंप्लीशन हुआ, कंप्लीशन के बाद आपको अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद पोजीशन, पोजीशन तब मिलेगा जब ऑक्यूपेंट फुल ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट बिल्डिंग को मिल जाए। या तो उसमें पार्ट भी होती है कि जैसे बिल्डर ने 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनाया है और वो सोचता है कि 6 फ्लोर की बिल्डिंग को मैं दे दूँ, ऊपर मैं जो 7वां 8वां फ्लोर जो बनाना है या जो भी हो, तो पार्ट ओसी मिलती है। तो ओसी चेक करके आपका पोजीशन लीजिए। आप जब भी आपका अलॉटमेंट हो आप उसी की कॉपी जरूर बनाइए। अब दोस्तों एक चीज और मैं बताऊंगा, और वो बहुत जानकारी मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ, इस सारे में आरटीआई डालते हैं, आरटीआई डाल के बोलते हैं कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए। अब अधिकारी आपको एक लेटर इशू करते हैं। अब आपने आरटीआई में क्या मांगा है कि भाई मेरे को जो पूरी डिटेल्स की कॉपी चाहिए जो एसआरए में हुई, स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन नहीं मांगा। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो वॉल्यूमिनस इन नेचर में आती है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बहुत सारा है, तो उस पर आपको पर्टिकुलर कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए ये उस अधिकारी को नहीं पता है। तो आपको एक लेटर इशू करेंगे कि भाई आप कार्यालय में आइए और जो भी इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्शन करिए और डॉक्यूमेंट बताइए और उसके पैसे भर के आप डॉक्यूमेंट देखिए। अब यहाँ तक तो ठीक है सर, लेकिन उसके बाद अब आप इंस्पेक्शन में जाते डॉक्यूमेंट लेना कैसे, तो ये जानते हैं? अगर आप बोलते हो कि मुझे प्लान दे दो, तो दोस्तों प्लान कितने होते हैं क्या आपको पता है? नहीं पता है ना। एक डेवलपमेंट के प्लान निकालने जाओगे ना सर आपके आप पैसे ना इतने घुस जाएंगे वहां पे ना, आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि वहां पे खाली प्लान मतलब आप उसमें ड्राफ्ट प्लान भी रहते हैं जो एक बार सबमिट होगा उसी में पड़ा रहता है। और डेवलपमेंट का मतलब होता है एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक ही प्लान नहीं जाता है, इनका पहला प्लान पड़ता है, फिर उसके बाद इनको कुछ चेंज किया रिवाइज प्लान डालेंगे, उसको अमेंडमेंट करेंगे, फिर उनको लगा कि नहीं इसमें और चेंज करना है फिर अमेंडमेंट करेंगे। तो ये हमेशा प्लान अमेंडमेंट होते रहते हैं। अब आपको प्लान कैसे चूज करना है कि मुझे कौन सा प्लान चाहिए, कौन सा प्लान चाहिए। अब उसमें दो कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी ये है कि आपका डेवलपमेंट चालू, दूसरी कैटेगरी ये है कि आपका डेवलपमेंट खत्म हो चुका है और आपकी ओसी हो चुकी है, आपको ओसी हो चुकी है, आपको रेगुलेशन मिल चुकी है। अब पहले कैटेगरी में जब आती है कि आपका डेवलपमेंट चालू है, तो आपको प्लान कैसे निकालना है मैं समझा दूं। सबसे पहले जब इंस्पेक्शन मांगा जाएगा तो आप पहले तो एलओआई की कॉपी आपके पास नहीं है तो एलओआई की कॉपी लीजिए। अब एलओआई रिवाइज हुई है, कब कब रिवाइज हुई उसकी कॉपी निकाल के लीजिए कि भाई ये कॉपी मुझे चाहिए। फिर उसके बाद आईओ ए की कॉपी लीजिए। अब आपको प्लान लेना है तो सबसे पहले आप सीसी की कॉपी लीजिए। बताइए इंस्पेक्शन में बाहर निकाली सीसी की कॉपी। अब सीसी की कॉपी देखिए कि पहला प्लान
जो अमेंडमेंट का डेट आता है कि इस डेट को पहला प्लान अमेंडमेंट हुआ है, तो पहला प्लान आप निकालिए, डेट प्लान पे डेट होगा, वो प्लान निकल के लीजिए। अब उसके बाद जो बीच के प्लान्स है उसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब उसको लास्ट अमेंडमेंट प्लान देखिए कि आखिरी प्लान कौन सा इसमें अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है, वो प्लान की कॉपी। समझ रहे मेरा मतलब कि सीसी के अंदर जब जब प्लान अमेंडमेंट होता है तो सीसी पे डेट दी जाती है कि इस तारीख को एक नंबर का प्लान अमेंडमेंट हुआ, फिर सेकेंड बार इस डेट को हुआ, थर्ड बार इस पे डेट हुआ, पे मेंशन किया जाता है जस्ट लाइक ऑफ रोजनामा। तो प्लान आपको पता चलेगा सीसी से, और सीसी आपको बताएगा कि इस डेट को प्लान अमेंडमेंट हुआ है। तो जब ये प्लान, जैसे मैंने बता रहा हूँ कि जैसे ये 2023 का प्लान सबमिट हुआ था और मैंने 2024 को एक प्लान अमेंडमेंट और कर लिया, तो 2024 के प्लान को वो अमेंडमेंट होगा और 2023 के प्लान को कैंसिल का सिक्का मारा जाएगा कि ये कैंसिल हो चुका है, अब इसका महत्व खत्म, अब ये प्लान चलेगा। अब 2025 में समझो दूसरा प्लान अमेंडमेंट होता है तो वो प्लान को अमेंडमेंट में अप्रूवल दिया जाएगा और 24 के प्लान को कैंसिल का सिक्का मारा जाएगा। तो इस चीज को आपको सीखना होगा, जानना होगा, तो उस तरह से आप प्लान निकालिए। अब जिसको ओसी हो चुकी है, अब ओसी हो चुकी है तो उसको आपको पहला प्लान लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। सिर्फ आप देखिए ओसी की डेट को हुई है, तब आपको सीसी की कॉपी निकाल के लेना है, उसके बाद ओसी की कॉपी लेना है। अब सीसी में से प्लान मत देखिए, सीसी में जो भी प्लान अमेंडमेंट है मत देखिए। अब ओसी की कॉपी निकालेंगे तो उसमें डेट दिया रहेगा ओसी का, तो उस डेट का प्लान निकालिए। जिस डेट पे आपका प्लान ओसी प्लान अप्रूव हो जाएगा उसी दिन आपको ओसी मिल जाएगी, उसमें प्लान दिखा रहेगा इस डेट को प्लान सबमिट हुआ है, वो प्लान अपनी, तो वो आपका फाइनल प्लान होगा। क्योंकि ओसीसी के बाद कोई भी प्लान अमेंडमेंट नहीं होता है, वो आपका फाइनल प्लान होगा। और वो लाइफ टाइम, जब तक अगर बिल्डर को ओसीसी के बाद भी अगर कोई चीज में चेंजेस करना है तो उसको मिससेलियस फाइल डालना पड़ेगा कि भाई मेरे को इसके अंदर बदलाव करना है, लेकिन ओसी के बाद वो फाइनल प्लान होगा। उस प्लान की कॉपी सोसाइटियां जो भी है अगर उनके पास नहीं तो निकाल के रखिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी, क्योंकि बहुत चीजों में ये चीज लगती है, बहुत जगहों पे लगती है। अभी जैसे मैं बात बताऊँ तो कॉमर्शियल दुकान है, अब कॉमर्शियल दुकान जैसे उनकी क्राइटेरिया है 5 साल 10 साल, अभी 5 साल हो गया, 5 साल के बाद वो समझो उनको बेचना नहीं, उनको बेचना नहीं, क्योंकि वो संपत्ति वो रखना चाहते हैं और उन्हें पैसे की जरूरत है। तो दोस्तों क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी को मोर्गेज करेंगे। तो जिस समय मोर्गेज करेंगे ना उससे प्लान की जरूरत पड़ती है, क्या आपको भी पता होगा। बैंक प्लान की कॉपी भी लेगा कि प्लान में आपका स्ट्रक्चर है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है सर्कुलर 150 में जो भी कॉमर्शियल गाला धारक है उनके वहाँ पे इलेक्शन नंबर और उनकी सिग्नेचर्स मैंडेटरी है, अति आवश्यक है। तो दोस्तों ये है एसआर, शॉर्ट एसआर, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात में कुछ भी समझ आ रही है तो दोस्तों ये जागरूकता आपके लिए है। अगर आप यूनिटी बनाएंगे तो ही आपका सुंदर और अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, और आपका अधिकार है। और लोगों की गुमराही में जाने से अच्छा आप जानकार बने, आप जानकार बने। हर चीज आज नेट पे उपलब्ध है। आज कितने एक सारे के चैनल्स चल रहे हैं जो लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं लोगों को, कानून क्या है नियम क्या है बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, समझिए, जागरूक बनिए, दूसरे की बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपको जो भी देखना है आपको नेट पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, और जो भी चीज़ें हैं
उसको कंफर्म करना है तो आप एसआरए में जाके कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे एसआरए सर्च करेंगे, एसआरए पे आपको आएंगे तो वहाँ सब सर्कुलर्स है, तो सर्कुलर को पढ़ सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी है जो सर्कुलर्स नहीं है लेकिन कानून है। बीसीआर है, एमआरटीपी एक्ट है, वो भी आपको लेट के। और कुछ बातें ऐसी होती है जो लोगों की समझाने वाली होती है, तो हम समझा रहे हैं तो आपको करना क्या है। मैंने हमेशा बोला है कि आपकी लड़ाई डेवलपर से नहीं है। हर आदमी ये बोलता है सर हमें डेवलपर हटाना है, तो डेवलपर ऐसी नहीं है। डेवलपर हटाने के लिए मैंने बताया ना 13(2) इस्लाम एक्ट का सेक्शन 13(2), और सेक्शन 32 क्या बोलता है? 13(2) 32 नहीं, 13(2) 13/2, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। तो वो क्या कहता है कि मोर देन 70% मेजोरिटी, मतलब आपकी जो भी मेजोरिटी 70% ज्यादा है तो ये चीज मानी की जाएगी, या तो सोसाइटी। और सोसाइटी भी अगर वहाँ पे कोई भी फाइल करती है तो उसको रेजुलेशन पर दिखाना पड़ेगा, ठहराव दिखाना पड़ेगा। बिना ठहराव तो भाई आप 10 लोग थोड़ा बिल्डर बदली करोगे, कमिटी बैठे हो तो आपको बिल्डर बदली करने का अधिकार नहीं है। जब तक आप लोगों की सहमति आपके साथ नहीं है आप नहीं कर सकते। तो ये चीज है, ये चीज लोगों को समझनी चाहिए, और ये चीज डिपार्टमेंट के अधिकारी भी नहीं समझते। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, फिर आप मुझे दोष देंगे कि सर वीडियो का लेंथ लंबा हो गया। तो ये शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया हो ताकि आज दिन भर की जो भी कॉल्स का जो डिटेल्स था मैंने इस वीडियो में दे दिया हो। वीडियो देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम्स होगी कॉल करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कीजिएगा। और दोस्तों आप कमेंट्स करेंगे, जितना कमेंट्स करें, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कमेंट्स कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करने के पहले आपके डिटेल्स डालिए कि आपको एक्चुअली आपका प्रश्न क्या है। अधूरा प्रश्न मत, क्योंकि मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मैं क्या आपको सजेशन दूं। तो कंप्लीट डालिए। अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है लंबा है तो आप मुझे कॉल करिए, आप मुझे कॉल करिए। मेरे यहाँ जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं इस समय, उनको पता है मैं सबके कॉल अटेंड करता हूँ, और इन केस अगर मैं कहीं बिजी रहा कुछ भी हो तो मैं उनको कॉल बैक करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से मेरे उन सब्सक्राइबर को जो जिनको मैं कॉल बैक करता हूँ और जिनका मैं फोन रिसीव करता हूँ, प्लीज कमेंट में बताएं लोगों को कि भाई मेरे यहाँ से सेटिस्फेक्शन होती है या नहीं, आप संतुष्ट होते हैं या नहीं। प्लीज मेरा निवेदन कि बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ कि शायद आप संतुष्ट हैं या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।